दोस्तों, यदि कोई आपसे पूछे कि आपका घर कितना बड़ा है तो आपका जवाब क्या होगा? वैसे यदि आपसे आपके गांव या आपके शहर में पूछा जाए तो आपका पूरा मोहल्ला आपका घर होता है। और यदि मोहल्ले में पूछा जाए तो आप अपने घर पर उंगली रख के बता सकते हो कि ये मेरा घर है। लेकिन जब आप किसी शहर या दूसरे शहर में पहुंच जाते हो तो आपका शहर ही आपका घर हो जाता है। ऐसे ही यदि आप किसी दूसरे देश या स्टेट में चले जाते हो तो आपकी स्टेट या आपका देश ही आपका घर हो जाता है। ऐसे ही यदि ब्रह्मांड में आपका घर पूछा जाए कितना विशाल है, कितना बड़ा है और क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। आपका सीधा सीधा जवाब होगा कि हम सौरमंडल के निवासी हैं, जहां सूर्य और उसके चारों ओर घूमते हुए ग्रह, उसके बीच में हमारा एक प्लेनेट है और यह पूरा सौरमंडल हमारा घर है। लेकिन क्या आप जानते कि आपका एक घर कितना विशाल है? इसे आप कभी 40,000 साल में भी पार नहीं कर पाएंगे, इतना विशाल है आपका घर। आज हम संपूर्ण सौरमंडल के बारे में ही जानेंगे और जानेंगे कितना विशाल है हमारा घर। क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 अरब सालों से सौरमंडल ही हमारा घर है। यहाँ पर पृथ्वी व अन्य सभी ग्रहों का जन्म हुआ है। सूर्य के बनने के बाद बची हुई धूल और गैस के बादलों से हमारी पृथ्वी और बाकी के एलिमेंट बने और फिर धीरे धीरे यहाँ पर अन्य ग्रहों और उन ग्रहों पर एटमॉस्फेयर बना और सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जीवन पनप पाया है। आज पृथ्वी पर हम करोड़ों जीवन की प्रजातियों को देखते हैं, जिसमें एक इंसान भी शामिल है। और आज पूरे सौरमंडल के सिस्टम में हमसे एडवांस और कोई नहीं। या फिर यूं कहें कि जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वही सौरमंडल में भी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन है ही नहीं। आज हम इंसानों ने पृथ्वी के बाहर भी बहुत कुछ पता लगा लिया है, लेकिन फिर भी हम इंसान चांद से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चंद्रमा ही लास्ट बाउंड्री है, जिसे हम आज तक अपनी आंखों से देख पाए हैं, जिसे हम छू पाए हैं, जहां पर हम पहुंच पाए हैं। चंद्रमा की लास्ट बाउंड्री अर्थ क्लाउड की दूरी से केवल 0.00016% है। इसे इंसानी स्केल पर समझने की कोशिश करें तो अगर सौरमंडल 1000 किलोमीटर के आकार का है तो इंसान ने केवल अभी से 2 सेंटीमीटर तक ही पार किया है। इसी से आप सौरमंडल की विशालता की बाउंड्री को समझ सकते हैं। तो फिर आखिर ये सौरमंडल और कितना बड़ा है? आइए आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं सौरमंडल की अद्भुत और अनंत यात्रा पर। पिछले 100 सालों से हम इंसान अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ पता लगा पाए हैं और इन्हीं सवालों में हमने 8 ग्रहों पर भी कई मिशन किए हैं। इन सभी स्पेस मिशनों में वाइजर को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्पेस मिशन माना गया है, जो कि अब तक सोलर सिस्टम में घूम रहा है और हर सेकेंड 17 किलोमीटर पार करने वाला यान इस समय इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुका है और आज भी इस पर सूर्य की ग्रेविटी का असर होता है। वाइजर 1 जो कि 46 साल से सौरमंडल में घूम रहा है, लेकिन अब तक इनसे कुइपर बेल्ट भी पार नहीं हुई है। दोस्तों, कुइपर बेल्ट में अरबों उल्कापिंड आते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्लूटो के बाद ही इन विशालकाय उल्कापिंडों की बेल्ट शुरू हो जाती है, जिसका आकार बहुत ज्यादा विशाल है। इस बेल्ट को पार करने के लिए वॉयजर 1 और वॉयजर 2 को 300 साल से ज्यादा का समय लगने वाला है। वॉयजर की अब अर्थ क्लाउड में एंट्री हो चुकी है और यह धीरे धीरे इस घेरे में मौजूद पत्थरों से बचते हुए आगे बढ़ रहा है। नासा के रिसर्च के मुताबिक अर्थ क्लाउड 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की यदि दूरी की बात करें तो यह सूर्य से पृथ्वी के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आज से 300 साल पहले वॉयजर 1 सोलर सिस्टम के बाहरी क्षेत्र में एंट्री करेगा और फिर 40,000 सालों तक इस घेरे को पार करने में लगा देगा। इतने सालों में ही वॉयजर सूर्य की ग्रेविटी के प्रभाव से फ्री हो पाएगा और फिर ब्रह्मांड में हमेशा के लिए भटकता रहेगा। दोस्तों, वॉयजर 1 की 70 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आप भले ही चांद पर 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन सोलर सिस्टम को पार करने में आपको वॉयजर 1 से 40,000 साल से भी ज्यादा का समय लगने वाला है। अब आप इस बात से सोलर सिस्टम की विशालता और इसके फैलाव का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, वॉयजर 1 और वॉयजर 2 दोनों सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों को एक्सप्लोर करने के लिए भेजे गए थे। आने वाले समय में इंसान खुद ही सोलर सिस्टम के ग्रहों पर जाकर एक्सप्लोर करने वाला है। तो अगर आज की टेक्नोलॉजी के साथ हम सोलर सिस्टम पर मिशन करेंगे तो क्या आने वाले 100 सालों में कोई इंसान पूरे जीवन काल में कहां तक पहुंच सकता है? सबसे बड़ी समस्या तो आज के रॉकेट की स्पीड है, जो कि हमें बहुत ज्यादा धीमा बना देगी। स्पेस में परिक्रमा कर रहे चांद और ग्रह भले ही रात के समय आसमान में बहुत ही पास पास दिखाई देते होंगे, लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा दूरी पर है। पृथ्वी और चांद की दूरी भले ही सबसे कम मानी जाती है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में भी 1 महीने तक का समय लग जाएगा।
आज के आधुनिक रॉकेट हमें सीधा चांद पर नहीं ले जा सकते, इसलिए हमें पृथ्वी की ग्रेविटी का सहारा लेकर ही आगे की यात्रा करनी पड़ती है और फिर हम 4 लाख किलोमीटर की दूरी चांद तक पूरी कर पाते हैं। रॉकेट का बहुत सा फ्यूल तो उसे पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में पहुंचने में खत्म हो जाता है, इसलिए लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद वे ग्रेविटी के द्वारा आगे बढ़ते हैं और फिर चांद के ऑर्बिट में जाकर उसकी परिक्रमा करके अपनी स्पीड को कम करके लैंडिंग करते हैं। और अगर मार्स पर जाने की बात करें तो यहाँ पहुंचने में हमें 7 महीने का समय लग जाता है। हालांकि ये सबसे छोटा समय होता है जब मंगल ग्रह और पृथ्वी एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, और अगर हम इस समय में यहाँ नहीं जाते हैं तो फिर हमें 26 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। आज के समय में रॉकेट 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमें अंतरिक्ष में लेकर जाए तो भी हमें सही समय और सही प्लेनेट का अलाइनमेंट देखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हम फिर से कई साल गंवा देंगे। वॉयेजर 1 को लॉन्च करने के पीछे भी इन्हीं सब ग्रहों के अलाइनमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ था। उस समय सभी ग्रह एक ही लाइन में अलाइन थे, इसलिए वॉयेजर 1 को सक्सेसफुल बनाना आसान था। इंसानों को मंगल ग्रह तक भेजने का प्लान वैज्ञानिकों के पास है, लेकिन अगर बात बृहस्पति और शनि पर जाने की आए तो यहाँ वैज्ञानिक इंसानी मिशन से दूर रहते हैं। यहाँ पर मिशन केवल हमारे द्वारा बनाए गए प्रोब ही कर सकते हैं। जुपिटर पर अब तक कई प्रोब भेजे जा चुके हैं। पृथ्वी और चांद की दूरी का अगर 1000 गुना मंगल ग्रह है तो इसे दूरी से 2.5 गुना बृहस्पति ग्रह है। ये सभी रॉकेट प्लेनेट की तुलना में दूर हैं और गैस से बना होने के कारण इस पर कोई प्रोब लैंड भी नहीं कर सकता। वहीं सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे विशाल ग्रह शनि है, जो कि हमसे काफी दूर है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 भी इस पर मिशन कर चुके हैं, लेकिन शनि ग्रह पर जाने का सबसे सटीक मौका कैसिनी को मिला था। यह प्रोब साल 1997 में लॉन्च किया गया था, जिसने 6 साल 261 दिन लगाकर शनि तक पहुंचने में सबसे कम समय में पहुंचने में सफलता हासिल की थी। अगर आपको यह लग रहा है कि यह यान सीधा पृथ्वी से शनि ग्रह पर गया था तो ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हमारे पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं जो सीधा 6000 किलो के किसी प्रोब को शनि के पास सीधा भेज पाए। इसलिए नासा को जब कैसिनी प्रोब को शनि ग्रह पर भेजना था तब उसे कई ग्रहों की मदद लेनी पड़ी। प्लैनेट की ग्रेविटी की मदद से हम स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ाकर इसे अपने टारगेट पर जल्दी सेट कर सकते हैं। अब तक कई प्रोब जुपिटर, मार्स और शनि पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून पर केवल वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ही जा पाए हैं। साल 1986 में नासा ने वॉयेजर 2 की मदद से यूरेनस की सबसे नजदीकी तस्वीर कैप्चर की थी। पृथ्वी से 300 करोड़ किलोमीटर दूर किसी यान को यहां तक भेजना बहुत ज्यादा चुनौती भरा काम था। यह पृथ्वी और चांद की दूरी का भी 7500 गुना ज्यादा था। आज भी इस ग्रह पर सीधा पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए वॉयेजर 2 जुपिटर की कई परिक्रमा कर उसकी ग्रेविटी से स्पीड बढ़ाकर यूरेनस पर पहुंचा। यूरेनस से 4581 किलोमीटर ऊपर से गुजरते हुए इसने ग्रह की कई तस्वीरें ली और इसके 11 चंद्रमाओं को भी खोज निकाला। वहीं इसके एटमॉस्फेयर और इसके रिंग के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें दी है। दोस्तों, वॉयेजर 2 एकमात्र ऐसा स्पेस प्रोब है जिसने यूरेनस को सबसे नजदीक से एक्सप्लोर किया है, क्योंकि अब तक कोई भी दूसरा प्रोब इस ग्रह तक नहीं पहुंच पाया है। यूरेनस के बाद नेपच्यून को भी वॉयेजर 2 ने ही एक्सप्लोर किया था। पृथ्वी से 460 करोड़ किलोमीटर और यूरेनस से 160 करोड़ किलोमीटर नेपच्यून तक जाने के लिए वॉयेजर 2 यूरेनस की ग्रेविटी से आगे बढ़ने लगता है। यहां पहुंचकर वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के विशाल चंद्रमा टाइटन की पिक्चर ली और साथ में पहली बार उसके रिंग को भी खोजा था, जबकि वॉयेजर 2 से पहले नासा को इसके रिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम सिर्फ शनि ग्रह को ही छल्लों वाला ग्रह मानते थे। इसने नेपच्यून के 6 चंद्रमा खोजे और फिर यहां से आगे वॉयेजर 2 कुइपर बेल्ट की तरफ बढ़ने लगता है और साल 2018 में इसने इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। इस समय वॉयेजर 2 15.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ब्रह्मांड में आगे बढ़ रहा है। यूं कहिए कि ब्रह्मांड में भटक रहा है। साल 2025 के बाद ये प्रोब पृथ्वी पर सिग्नल भेजना बंद कर देगा और इसके बाद कभी भी हम संपर्क नहीं कर पाएंगे। नेपच्यून के बाद प्लूटो पर भी स्पेस प्रोब भेजा जा चुका है। न्यू हॉरिजन, जो कि पृथ्वी से सीधा जुपिटर की ओर निकला, यहां से ग्रेविटी असिस्ट द्वारा अपनी ग्रेविटी स्पीड को बढ़ाता है। 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड इसको जुपिटर से मिली और फिर ये 23 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से प्लूटो की ओर बढ़ा और इस स्पीड से इसने मिशन के 3 साल कम कर लिए और 9 साल में ये प्लूटो तक पहुंचा। तो दोस्तों, इस तरह हम इंसान ग्रहों की ग्रेविटी की मदद से सोलर सिस्टम के 8 ग्रहों तक अपने प्रोब भेज चुके हैं, लेकिन ये तो अभी इस विशाल सोलर सिस्टम का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। यानी कि आपका मोहल्ला आपका घर नहीं, बल्कि ये पूरी पृथ्वी आपका घर है और ब्रह्मांड में पूरा सोलर सिस्टम आपका घर है। तो आपका घर इतना बड़ा है कि
कि जिसको पार करने में भी 50,000 साल से ज्यादा लगेंगे, वो भी तब जब आपकी स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। क्योंकि प्लूटो के बाद हमारे सौरमंडल में क्या है, इसके बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता है। यदि हमें हमारे सौरमंडल और कुइपर बेल्ट के बारे में बहुत कुछ पता करना है, तो हमें ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी इजाद करनी पड़ेगी या ऐसी स्पीड इजाद करनी पड़ेगी जिससे हमारे सोलर प्रोब बहुत ज्यादा तेज स्पीड से इसको एक्सप्लोर कर पाए और हमें इससे जुड़े रहस्य और इससे जुड़ी जानकारी दे सकें। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इंसान ऐसा कर पाएगा या नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।